अस्सलाम वालेकुम। वकास मुनीरी हो और स्क्रीन पर आप पहले से ही देख रहे हैं कि मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मशरिक, डेली मशरिक, रोजनामा मशरिक से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम मेरे साथ हैं, और मशरिक टीवी में एंकर भी है। आपने इनको देखा भी होगा और इनकी जितनी भी खबरें हैं वो आपने पढ़ी भी होंगी। मैंने भी एक खुसूसी इशाअत इनकी पढ़ी है, और वो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से है कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा को इन्होंने चार जोग्राफियाई हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया है, और सकाफती और जो उठना बैठना है उसी हवाले से भी इन्होंने उसमें तफरीक की है कि किस तरह लोग उठते बैठते हैं और सियासत करते हैं। और साथ साथ जोग्राफियाई जो सियासी हैसियत है इन चारों हिस्सों का, खैबर पख्तूनख्वा का, तो इन्होंने वो मालूमात और तजिया अपना पेश किया था उस खसूसी इशाअत में। तो इसी हवाले से बात करेंगे इनसे कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वकास साहब। फहीम साहब, मैंने तो वो खुसूसी इशाअत आपकी पढ़ी है, लेकिन हमारी नाजरीन को थोड़ा सा उससे हवाले से बताइएगा कि किस तरह आपने ये खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को चार हिस्सों में तकसीम किया है, और जोग्राफियाई लिहाज से भी, सियासी और सकाफती लिहाज से भी, थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास साहब, देखा जाए तो ये हमने नहीं किया है, ये कुदरत का खेल है। और खैबर पख्तूनख्वा चार हिस्सों में तकसीम है कुदरती एतबार से। जो लोग खैबर पख्तूनख्वा आए हैं, यहाँ उनका आना जाना हुआ है, उन्हें अंदाजा है कि कोहाट से लेके इंडियाई खान और वजीरिस्तान तक कि तमाम जनूबी अजला जो यहाँ पर हैं उनकी साइकी बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो पांच हमारे अजला हैं, तो उसमें खैबर और मोहम्मद भी शामिल हो गया, पेशावर, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी और मर्दान। यहाँ की नेचर, यहाँ के लोग, यहाँ की जबान, रस्म रिवाज, वो आपस में कदरे मुश्तरक है। फिर आप मलाकंड जाते हैं तो आपका अपना ताल्लुक भी बुनेर से है। बुनेर को देखें, सवात को देखें, शांगला को देखें, दीर को देखें। गो के चतराल भी मलाकंड में आता है, लेकिन वो उसके असर से निकल नहीं सका। और आखिरी जो हमारा पॉकेट बनता है वो बनता है हजारा डिवीजन का। तो अगर देखा जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम, वो तारीखी एतबार से भी और हमेशा से उनका फोकस रहा है, क्योंकि मौलाना साहब खुद उनका ताल्लुक डीआई खान से है। और जनूबी अजला को वो अपना एक स्ट्रांग होल्ड समझते हैं, को कि वो पूरे सूबे में सीटें निकाल लेते हैं, लेकिन जाहिर बात है, आपका स्ट्रांग होल्ड होता है, एक इलाका होता है जिसको आप कवर करते हैं। तो हमेशा से हमने देखा है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो एक किला रहा है वो जनूबी अजला रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी एक टाइम पे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा रूल करती थी, बहुत मजबूत पोजीशन में हुआ करती थी। तो उनका और एएनपी का, उनका जो असल मुकाबला था, असल टाकरा था, वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ करता था। यानी पेशावर हो गया, सवाबी हो गया, मर्दान हो गया, चारसद्दा हो गया, यहाँ बड़ा एक तगड़ा मुकाबला हुआ करता था। और पीपल्स पार्टी, जो हमारी मलाकंड डिवीजन है, आप जानते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट मलाकंड को तो छोटा लड़काना कहा जाता है। और फिर सवात में भी उनका अच्छा खासा असर था, एएनपी भी वहां पे चंद पॉकेट्स में मौजूद रही है। फिर दीर के अंदर हमें नजर आया कि जमात इस्लामी खुद को दीर तक महदूद करती गई, और वो दीर तक ही रह गई। और अब वो दीर में भी स्ट्रगल कर रही है। तो हमें वहां पर एक स्पेस नजर आई। और हजारा डिवीजन, हमेशा से नून लीग का सारा फोकस हजारा डिवीजन पे रहा है। या थोड़ा बहुत मलाकंड से उससे निकाल लेते हैं, शांगला से अमीर मकाम के भाई वगैरह, या वो खुद जीत जाते थे, या एक आध हमें मेन स्वाद से एमपीए की सीट मिल जाती थी। तो ये चारों हिस्सों में डिवाइड थे। एक जमात आई पीटीआई के नाम से, और उस जमात ने इन सबको चैलेंज किया। उसने डीआई खान से लेके पेशावर तक, पेशावर से लेके मर्दान तक, और मलाकंड से लेके चतराल तक, और फिर उसके बाद आप देखें कोहिस्तान और हमें तुरगर और पूरा का पूरा हजारा डिवीजन, इन सब के अंदर हमें पीटीआई रूल करती हुई नजर आई। और ये वाहिद जमात एक ऐसी सामने आई जिसने अपना कोई पॉकेट नहीं रखा। वो क्लेम तो करती थी कि पेशावर उसका पॉकेट है, लेकिन हमने देखा कि अगर हर जगह पीटीआई जीत नहीं रही तो दूसरे नंबर पे कम से कम वो जरूर आ रही है। तो आपको बुनेर में भी पीटीआई नजर आएगी, सवात में भी नजर आएगी, चित्राल में भी नजर आएगी, देई खान में भी नजर आएगी, अंगुम में भी नजर आएगी, कोहाट में भी। तो हर जगह पे इस पार्टी ने आगे इन सबको डैमेज किया, और उसने इन सब के किलों के अंदर जाके अपने आप को वहां पर पेश किया। अब जो अब नई सियासत आ रही है, 9 मई के बाद की सियासत आ रही है, तो एक बहुत बड़ा गैप है पीटीआई को जो साइडलाइन किया गया, जो एक मुश्किल वक्त पीटीआई पे आया। तो बेसिकली मेरी तहरीर उस मुतालिक थी कि ये बाकी जमातें कितनी तैयार हैं पूरे सूबे की सियासत के लिए। तो जितना मैंने देखा, जितना एनालाइज किया, ना कोई जमात तैयार है और ना कोई जमात सूबे की सियासत करना चाहती है। इन तमाम जमातों का फोकस भी अपने पॉकेट्स ही है।
कि हम अपनी पॉकेट जीत जाए, बस ये बहुत बड़ा कमाल होगा हमारे लिए। अच्छा, क्या समझते हैं आपके पीटीआई की, जिस तरह आपने बात की कि ये चार हिस्सों में तकसीम था खैबर पख्तूनख्वा, और सियासत भी अलग अलग थी और अपने अपने फोकस थे मुख्तलिफ इलाकों पर। तो पीटीआई ने ऐसा क्या किया, क्या वजूहात थे कि जो इलाका जिसका गढ़ समझा जाता था वो उनसे छिन गया? अगर देखा जाए, मैं डीआई खान गया था, वो मेयर इंतखाबात थे, तो उसमें भी जो जेयूआई के कैंडिडेट थे उनको बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो हमें नजर आ रहे हैं कि टांक में उन्होंने जलसा किया, गुज़िश्ता रोज वो डीआई खान में थे। तो अब इसको आप किस नजर से देखते हैं, और उसकी वजह क्या थी कि पीटीआई ने इस तरह मतलब वाइट वॉश कर दिया था एक तरह से? देखिए वकास साहब, सबसे ज्यादती जो होती है हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, तो 2013 में एएनपी के साथ जो कुछ हुआ, मैं वो अल्फाज दोहराऊंगा जो गुलाम बिलोर साहब के थे कि हमारे हाथ पांव बांध के मैदान में फेंक दिया कि जाओ मुकाबला करो। तो ऐसे मुकाबले नहीं होते। 2018 में जो कुछ पीएमएलएन के साथ हुआ, उनके हाथ पांव बांध दिए गए कि जाओ मुकाबला करो। तो ऐसे मुकाबला नहीं होता, और आज वही सब कुछ पीटीआई के साथ भी हो रहा है। कल जो कुछ एएनपी के साथ हुआ, जो कुछ पीएमएलएन के साथ हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, आज वो आज वो पीटीआई सब के कुछ साथ है। पीटीआई के साथ हो रहा है। तो ये तो एक पहिया है जो गुजर रहा है, और जरूरी नहीं कल दोबारा पीएमएलएन एएनपी जेयूआई के साथ नहीं होगा, कल दोबारा इनके साथ होगा। तो ये चीज तो गुजरती रहेगी। तो जब ऐसे आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उस इलेक्शन के ऊपर हमेशा, चाहे उस वक्त आप गवर्नमेंट बना भी लें, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, लोग याद करते हैं। लोग ये कहते हैं कि जी इंतखाब तो ऐसे हुआ था, लोगों को याद रहता है। तो एक तो ये है कि पीटीआई जो साइड लाइन हुई, पीटीआई को जो एक दबाया गया, प्रेस किया गया, और उन्होंने किया जो उनको लेकर आए थे या जो औरों को दबाते थे और पीटीआई को बढ़ावा देते थे। अब हम देख रहे हैं कि बाकी जमातें तैयार नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल मरहला यह है कि जब पीटीआई की खातिर और जमातों को दबाया गया, तो पीटीआई ने खुद को तैयार किया। पीटीआई एक ऐसा नारा लेकर आई, एक ऐसा नजरिया लेकर आई कि वो पूरे सूबे के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर बिक रहा था। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त ना तो एएनपी के पास कोई ऐसा नारा है जो पूरे सूबे के अंदर बिके, ना तो जमीयत उलमा इस्लाम के पास एक ऐसा नारा है, एक ऐसा नजरिया है जो पूरे सूबे के अंदर सेल सेल करे, लोग खरीदे उसको। और ना ही हमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इतना दमखम नजर आ रहा है। ये तमाम लोग अपने अपने हलकों में फोकस किए हुए हैं। इवन जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर जो मेरी बात हुई बहुत से लोगों के साथ, तो इस वक्त सब लोग ये समझ रहे हैं कि अगली हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम की बनने वाली है। वो भी ये क्लेम करते हैं कि जी हम इतनी सीटें निकाल लें कि मैक्सिमम हमारे नंबर आ जाए, बाकी हम कुछ लोगों को मिला लेंगे। यानी अगर आप 2018 को देखें तो जमात इस्लामी ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि वो कोलेशन गवर्नमेंट कोलेशन इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए उनकी पीटीआई के साथ। पीटीआई ने कहा ना, हम जो है वो सोलो फ्लाइट लेंगे। उनको मालूम था कि वो सोलो फ्लाइट जीत सकते हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त क्लेम करती है कि सबसे बड़ी जमात वो है जमीयत उलमा इस्लाम, उनको ही पता है कि वो सोलो फ्लाइट नहीं कर सकते, उनके बस की बात ही नहीं है। और उन्हें पता है कि इस वक्त 115 में से जो उनको तकरीबन 58 नशिस्तें दरकार हैं, वो अकेले नहीं निकाल सकते। तो ये सिर्फ पीटीआई का ही एक कॉन्फिडेंस था, या एक जिगरा था, या उनका एक काम था कि वो सीटें निकाल के ले गए। ये बाकी जमातें, ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी होगी अगर इतना कुछ करने के बाद भी वो पीटीआई के स्पेस को फिल ना कर सके। मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर इस सूबाई असम्बली के अंदर पीटीआई आपको एक अच्छी खासी तादाद में नजर आए। गो के शायद हुकूमत वो ना बना सके, लेकिन अगर वो अच्छी पोजीशन में आ गए तो ये हैरान कौन अमर होगा कि जब एएनपी और जेयूआई के, पीपल्स पार्टी के हाथ पांव बांधे गए तो पीटीआई ने गवर्नमेंट बना ली। फिर उसके बाद दोबारा पीएमएलएन के हाथ बांधे गए तो भी पीटीआई ने गवर्नमेंट बना ली। लेकिन अब जब पीटीआई के हाथ पांव बांधे गए हैं और उसके बावजूद ये बाकी 13 जमातें मिलके भी गवर्नमेंट ना बना सकें, तो ये एक बहुत खतरनाक साइन होगा कि सूबे के अंदर ये बाकी जमातें आखिर कर क्या रही हैं, इनका फोकस क्या है और इनकी सोच क्या है। ये मौलाना साहब आज जिन मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं, इनसे अगर वोट मिलना होता तो आप जानते हैं कि फीते बहुत सारे कटे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का, मैं इसको एडवांटेज भी कहूंगा और मसला भी कहूंगा, वो ये है कि ये लोगों की बातों में बेवकूफ नहीं बनते। जब
इमरान खान साहब ने इनके साथ ज्यादती की, धोखा दिया, तो आपने देखा कि उन्होंने इमरान खान को रिजेक्ट किया। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में उन्होंने बिल्कुल औंधे मुंह पीटीआई को गिरा दिया। ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है जो पेशावर को अपना गढ़ समझती है। पूरी की पूरी पेशावर वैली में सिर्फ एक हसन खेल जो कि एफआर पेशावर है वो पीटीआई ने जीता था, और हमने देखा कि एक सीट वो सवाबी में जीते और एक नौशहरा में जीते। बाकी चासद्दा से सफाया हो गया। पेशावर की छह नशिस्तें हार गए, सवाबी के अंदर 3 नशिस्तें हार गए, नौशहरा के अंदर खटक साहब एक सीट हार गए। तो ये जो नौशहरा में जो दो जीते थे वो लोग, तो अगर यहाँ के आवाम को देखा जाए तो ये बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, और ये फिर छोड़ते नहीं है किसी को, तो सूद समेत लौटा देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मतलब आईनी तौर पर तो हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हम देख रहे हैं कि आपने 13 जमातों की बात की कि वो कामयाबी हासिल कर पाएंगी हुकूमत बनाने में या नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ उनके इख्तिलाफात भी सामने आ रहे हैं और बयानात भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो ये क्या वजह है? देखिए, आप आपस में जब आपका नजरिया नहीं मिलता, आपकी सोच नहीं मिलती, आपके पास कोई मुश्तरका प्लान नहीं होता। मुश्तरका प्लान जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो, आवाम की फलाह का भी हो सकता है, आवाम की डेवलपमेंट का भी हो सकता है, मुआशी प्लान हो सकता है, तवानाई से मुताल्लिक प्लान हो सकता है। जब आपके पास ऐसा कुछ नहीं होता तो कोई ना कोई फोर्स होती है आपको इकट्ठा रखती है। इन तमाम जमातों को इकट्ठा रखने वाली फोर्स थी इमरान खान। जब आपने इमरान खान को साइडलाइन कर दिया, माइनस कर दिया, तो वो इन तमाम पीसीस को जिसने इकट्ठा किया था वो ग्लू ही आपने हटा दिया, तो ऑटोमेटिकली ये स्कैटर्ड हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इन तमाम जमातों को अब एक दूसरे से खतरा है। पहले इन सबको खतरा था इमरान खान से, अब इनको आपस में खतरा है कि जी हम तो आपस में, अब देख लें, एमल वली खान साहब 13 जमातें मिल के भी उनको सीट ना जिता सकी, तो आपको क्या लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो उम्मीदवार खड़ा होगा तो क्या एएनपी को शिकस्त दे पाएगी? इसी चसद्दा के अंदर मेरे लिए हैरानगी नहीं होगी अगर जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो एएनपी को शिकस्त दे दे, तो फिर ये मसला तो बनेगा। और ये मसले जब यहाँ बनते हैं तो फिर अमीर मकाम को भी एक डर लगता है कि यार पीएमएलएन कहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे तो आके सवात के अंदर पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर हैदर को शामिल कर लिया, हम लोग किधर खड़े हैं? तो ये इनकी आपस का जो झगड़ा है वो आपके सामने आएगा, क्योंकि इनका आपस में इकट्ठे होने की जो वजह थी उसको साइड पर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, या बजाहिर अब वो वजह नहीं रही इमरान खान की। तो अगर अच्छा। वो नहीं रहेगी तो फिर ये हाल तो होगा। अच्छा, मौलाना साहब तो सीट एडजस्टमेंट की बात तो कर रहे हैं कि हाँ, सीट एडजस्टमेंट हमारी हो सकती है, इत्तेहाद शायद ना हो। तो इसी हवाले से क्या कहेंगे? सीट एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी? मैं अमूमी तौर पे इसको, मुझे नजर नहीं आ रहा कि सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें नजर आता है जहां पे एक पार्टी मजबूत होती है तो वो सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होती है। बात याद रखें, इत्तेहाद हो तो फिर समझ आती है। यानी अगर आप मुझे बताएं कि अब्दुल रऊफ शाकिर साहब चारसद्दा में अपने तमाम मुखालिफिन को शिकस्त देते हैं और इतना वोट लेते हैं कि उनके सारे मुखालिफिन मिलकर भी उस वोट तक नहीं पहुंचते, तो ये फिर कैसे जमीयत उलमा इस्लाम ये सीट एएनपी को दे देगी? या मर्दान के अंदर कैसे वहां पे एएनपी ये उम्मीद लगा लेगी कि जमीयत उलमा इस्लाम उनके सामने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी? तो ये जो सूरत हाल बन रही है, या अगर हम लोग देखें चमकनी के अंदर एएनपी कैसे अपना उम्मीदवार बैठा लेगी और वहां पे जो है वो जेओ का उम्मीदवार खड़ा होगा। सीट एडजस्टमेंट वहां होगी जहां पर इन तमाम जमातों के पास कोई तगड़ा उम्मीदवार नहीं होगा, या उनको लगता होगा कि हम लोग वैसे भी नहीं जीत सकते तो अगले बंदे को दे दें। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट में आया कि जी आपने 5% जो सीट्स हैं वो देनी है खवातीन को, तो जहां जहां इन्होंने हारना था वहां टिकटें खवातीन को दे दी। तो जहां जहां ये लोग हारेंगे, इनको पता है कि हमने जीतना नहीं है, वहां पे ये अपने दूसरे साथी को कहेंगे जी आप ये ले लें, सीट एडजस्टमेंट होगी, आप यहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा कर लें। क्या समझते हैं आपके मौजूदा वक्त में अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कौमी असम्बली जो है वो 13 अगस्त को छूटती है या उससे थोड़ा पहले उसको तोड़ दिया जाता है कौमी असम्बली को, अलग अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस वक्त सबसे ज्यादा तैयारी, पीटीआई तो खैर अलग है ना, उनका तो उनके तो मसाइल चल रहे हैं ना, जिस तरह आपने बात की कि उनके भी हाथ पांव बांधे गए हैं। लेकिन ये बाकी पार्टियां जो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे एएनपी हो, या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी, इनमें से सबसे अच्छी तैयारी किसकी है? देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं तैयारी की, तो तैयारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास इलेक्शन का नारा हो और आप इलेक्शन के अंदर लोगों के पास चले जाएं। तैयारी के अंदर हमारे पास बहुत सी चीजें और आ जाती हैं, और उसको फिर हम लोग जो धारने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी ये प्री पोल धांधली हुई है। वो इस तरह होती है कि अपनी मर्जी के लोग लगा लिए, अपनी मर्जी का डीसी लगा लिया, अपनी मर्जी का टीचर लगा लिया, वो सब कुछ जेयूआई कर चुकी है इस वक्त।
वो तो अभी जेयूआई भी ने पूरे अभी भी सूबे हो के रही है, और अंदर, उनको तहफुजात है जो इत्तेहादी जमातें हैं गवर्नर से, काफी वो नाराज है इस हवाले से। तो थोड़ा सा इस पर भी तो रोशनी डालें। देखें, ये तो इत्तेहादी जमातों का मसला है कि उनको उस टाइम क्यों नजर नहीं आ रहा था कि जब वो लोग उस सीट के ऊपर, गवर्नर की सीट के ऊपर जब कहा गया कि ये सीट एएनपी को मिल रही है, तो एएनपी ने अपने इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स की बुनियाद पर वो सीट क्यों छोड़ी। उनको लगा कि जी हम अपने बंदे को बिठाएंगे तो वो तो मेरी बात नहीं मानेगा, ये बाहर का बंदा आएगा, हमें और फायदे होंगे। ये एक आइडियल जो एक अपॉर्चुनिटी है, वो इस वक्त एएनपी मिस कर चुकी है, और एएनपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान आइंदा दिनों में होगा, और आइंदा दिनों मतलब इलेक्शन के अंदर होगा। अब क्या किया जमीयत उलमा इस्लाम ने? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम ने एक बहुत ही टिपिकल तरीके से और एक नए अंदाज से इस इलेक्शन की तैयारी की है। और मुझे हैरानगी होगी अगर ये सब करने के बाद भी जेयूआई जो है वो हार जाती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तमाम अजला में अपने अपने देख लिए कि हम कहाँ कहाँ पे जीत सकते हैं और जहां जहां पे हमारी पॉकेट्स हैं। इन्होंने अपनी मर्जी के डिप्टी कमिश्नर वहां लगा लिए, जिनका इनके साथ एक माइंड सेट था और वो इनको सपोर्ट कर सकते थे। आप जानते हैं कि इंतखाबात असल में डिप्टी कमिश्नर ही कराता है, इलेक्शन कमीशन उसको फिर नोटिफाई करता है, वहां पे उनका वो ऑफिसर होता है। उसके बाद इन्होंने लोग एक स्टेप आगे गए और हर तहसील के अंदर अपनी मर्जी का एसी लगा लिया, असिस्टेंट कमिश्नर लगा लिया। आवाज आ रही है? सब कुछ करेगा। एडीसी है वो भी गए, एएससी तक गए, ये तमाम लोग उन्होंने अपनी मर्जी के वहां पे लगा लिए। तो ये जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो भी इनके जरिए हो रहा है, उसमें जो कमीशन वमीशन होती है, जो जिसको मिलनी होती है वो भी मिल जाती है। इलेक्शन जब होंगे तो ये लोग वहां पे इनके आरओज होंगे, उधर अपनी हाँ। मर्जी के लोग लगा लिए। फिर एक स्टेप और आगे चले जाएं, 200 का एक ही टाइम के ऊपर जो लेक्चरर्स थे कॉलेजेस के, उनका तबादला हुआ। यानी 200 पोलिंग जो आपके ऑफिसर होंगे, जो वहाँ पे पोलिंग जो बूथ होंगे या पोलिंग स्टेशन है, उनके जो इंचार्ज होंगे वो आपने चेंज कर दिए। पीएसटी टीचर्स तक इन्होंने इतना ट्रिकल डाउन तरीके से इलेक्शन की इंजीनियरिंग की कि किस बंदे को कहाँ कहाँ लगाना है, ये बंदा यहाँ लगाओ, ये बंदा वहां लगाओ, पूरे हल्के के अंदर कहाँ कहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनेंगे, उसके लिए इस हल्के में कौन कौन सी पॉकेट हम जीत सकते हैं, वहां पे अपनी मर्जी का बंदा हो। इतनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आज एएनपी को याद आया कि हम लोग तो बस इसी पे खुश थे कि हमारे कैबिनेट में 2 लोग आ गए, आज पीएमएलएन को याद आया कि जी हम तो डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे थे कि हमें सीएनडब्ल्यू की मिनिस्ट्री दे दें, या पीपल्स पार्टी आज चीख रही है, तो ये तो इनका मसला है कि ये थोड़े, कहते हैं ना, लघु उबो की डूब शो, थोड़े पानी में डूब गए। उन्होंने दूर की सोची कि हम कैसे अपनी 5 साल की हुकूमत बनाए। तो जमीयत उलमा इस्लाम ने बेसिकली अपने लिए ये प्लान किया और इस हद तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हुए ये सब कुछ किया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इतना कुछ करने के बाद भी अगर जमीयत उलमा इस्लाम हार जाती है तो ये बहुत बदतरीन शिकस्त होगी इनके लिए, क्योंकि इतनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, खुल के फंड मिल गए, जो मवासलात की वजारत है वो मिल गई मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे को, फेडरल गवर्नमेंट के 3-4 वजारतें ले ली, लोगों को खुश कर लिया, डेवलपमेंट के फंड ले लिए, सब कुछ कर लिया। इसके बावजूद भी अगर जमीयत उलमा इस्लाम अकेले हुकूमत नहीं बनाती तो ये लम्हा फिक्रिया होगा, कामयाबी नहीं होगी कि आप इतना कुछ करके भी अकेले हुकूमत नहीं बना रहे। अच्छा, ये इतना कुछ करने के बावजूद क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जेयूआई को वोट देगी? अगर हम पास्ट को देखें या इलेक्शन के दौर में जितना लोग काम करते हैं या इसी तरह इंजीनियरिंग तो सब करते हैं, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इन चीजों की बुनियाद पर वोट देंगे? देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा ना कि खैबर पख्तूनख्वा 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो हर जगह के लोगों की साइकी भी मुख्तलिफ है, और बल्कि 4 हिस्सों में क्या, हमारे यहाँ तो हर एक हल्के के अंदर सिचुएशन अलग होती है। अब आप देख लें कि पूरे सूबे ने जे पीटीआई को, उस वक्त जब पहला मरहला था, 17 अजला थे, तो सब ने पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया। आपके इलाके वालों ने 6 में से 4 नशिस्तें पीटीआई को दे दी। वहां पे जब बल्दियाती इंतखाब हुए तो लोग हैरान भी थे कि ये क्या चल रहा है, पूरा जो इलाका है, मलाकंड में सिर्फ बुनेर में इलेक्शन हुए थे, कि पूरा सब ने रिजेक्ट कर दिया है और एक बुनेर ने उनको वोट दे दिया। तो बुनेर की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग थी, स्वात की पॉलिटिक्स उससे अलग थी, दीर की पॉलिटिक्स उससे अलग है, पेशावर की पॉलिटिक्स अलग है, चारसद्दा की अलग है, चारसद्दा के अंदर तंगी की अलग है, शबकदर की अलग है, मेन चारसद्दा की अलग है। तो ये कहना कि किसी एक पार्टी को अगर वोट देने की बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम को ऐसा पार्टी वोट नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी आंखें बंद करें कि मौलाना फजल रहमान ने जिसको किताब का वोट टिकट दे दिया लोग उसको वोट देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको वहां पर अब्दुल रऊफ शाकिर साहब, उनका अपना एक असर है, उनको लोग वोट देंगे। वही अब्दुल रऊफ शाकिर साहब थे तो आम इंतखाबात में वो हार गए थे, उनको वोट नहीं मिले थे।
तो ये बेसिकली शख्सियत ज्यादा मैटर करेगी, जमीयत उलमा इस्लाम शख्सियत के साथ और अपने जो उनका एक मजहबी अकीदा है उसको लिंक करते हुए चलेगी। लेकिन उनके मुखालिफ में कौन है? अगर मुकाबला एएनपी से होता है और जाके करक में होता है, लकी में होता है, तो फिर तो आपको जेयूआई आंखें बंद करके जीतती हुई मिलती है। लेकिन अगर मुकाबला एएनपी से होता है और बडबेर में होता है, तो फिर यहां पर आपको एएनपी जीतते हुए मिलेगी। इसी तरह वहां पर आप पीटीआई को निगेट नहीं कर सकते। बहुत से लोग अभी भी पीटीआई के ऊपर आंखें बंद किए हुए हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई उतनी ही मजबूत है, बल्कि उससे ज्यादा मजबूत हुई है जितनी कि 9 मई से पहले थी, क्योंकि लोगों की हमदर्दियां अब पीटीआई के साथ बढ़ती जा रही हैं। लोग यही कह रहे हैं, बार बार कह रहा हूं कि लोग यहाँ पर सियाने हो गए हैं, लोग समझदार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो हवा के साथ नहीं जाते। हाँ, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तजुर्बागाह बने, कि यहाँ के लोग समझदार हैं। तो यहाँ के लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, उन्होंने क्या करना है। सिर्फ देखना यह है कि इमरान खान साहब टिकट किसको देते हैं। अगर वो टिकट में ना चूके, जैसे कि वो बलदियाती इंतखाबात में चूके थे, तो एन मुमकिन है कि आपको यहाँ पर हंग पार्लियामेंट ही सही, लेकिन पीटीआई की ही गवर्नमेंट मिले। मौजूदा हालात को अगर देखा जाए तो क्या पीटीआई को इलेक्शन का मौका मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, इलेक्शन तो वो लड़ेंगे, इलेक्शन तो लड़ेंगे। आपको बैट का अगर निशान अगर बहुत इमरान कम खान की चांस नाइकी है। होती है तो फिर? हो जाए ना अहली, इमरान खान का नाम है। इमरान खान का जो एक फॉलोअर है, अगर आपको 2013 का इंतखाब याद हो, बहुत से लोग एतराज करते हैं कि जी उस वक्त तो बक्से भरे गए थे, लेकिन वो बक्से, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके गांव में तो बाबक साहब का बक्सा जो है किसी ने नहीं भरा, वो तो खुद जीत गए। या अगर हम बात करते हैं हैदर होती की, तो वो तो खुद जीत गए थे। या हम बात करते हैं समर बीबी की, तो वो तो खुद जीत गई थी। या अगर हम लोग बात करते हैं अकरम दुरानी साहब का, तो वो तो जीत गए थे। तो मौलाना साहब अगर हारते हैं, अकरम दुरानी साहब जीतते हैं, तो ये क्या बात हुई कि जी जहां मैं हार गया वहां पे धांधली है, जहां मैं जीत गया हूँ वो ठीक था। तो बात यह है कि अगर इमरान खान साहब नाअहल होते हैं तो उनको और फायदा होगा, उनके उम्मीदवारों को और फायदा होगा, और ये उनको सूट करेगा, क्योंकि हुकूमत तो उनकी नहीं आने वाली। लग ये रहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, तो उनको ज्यादा सूट करता है कि वो नाअहल हो जाएं। वैसे भी बिल पास हो गया है, 5 साल की नाअहलियत है। आज नाअहल करे तो अगले आम इंतखाबात से पहले मैं दोबारा अहल हो जाएंगे, उनको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। बात यह है कि अब वो टिकट किसको देते हैं। अगर वो वर्कर को टिकट देते हैं, तो उनके वर्कर को वोट करने के, उनका वर्कर आज भी मौजूद है और लोग खामोशी से उनके साथ हैं। शायद उनके लिए बाहर जलसों में लोग ना निकलें, लेकिन आपको एक अच्छा खासा वोट बैंक खैबर पख्तूनख्वा में नजर आएगा उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब कि आपने हमें वक्त दिया। फ़हीम साहब, जैसे मैंने पहले बताया कि इन चीज़ों पर इनका बहुत ज़्यादा फोकस है और ये स्टोरीज भी करते हैं, और जिस तरह मैंने इनकी खुसूसी इशात देखी तो मैंने ये ज़रूर महसूस की कि इनसे इस चीज़ पर बात की जाए, क्योंकि आजकल लोगों का इंटरेस्ट ये है कि क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा में। तो इन्होंने तजिया अपने अपनी दिया और मालूमात की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू, शुक्रिया। खुशहाल हो, सैलक कजा। थैंक